आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 48 और ये क्लास 9 की वर्कशीट है जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ तीन को पढ़ रहे हैं। और आज के वर्कशीट में नाज़ीवाद और हिटलर का उदय भाग 6 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5 भाग पढ़ लिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि भाग 6 में हमें क्या जानना है। यहाँ कह रहा है नाज़ी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार। नाज़ीवाद जो था, नाज़ी का जो विचार था उसका प्रचार कैसे किया गया, देश में उसको कैसे प्रचारित किया गया, लोगों के बीच कैसे पहुंचाया गया। तो नाज़ी शासन ने मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। कहा जाता है ना कि मीडिया जिस चीज़ को दिखाती है जनता उसी को सही मानती है। तो नाज़ी ने इस चीज़ का बखूबी प्रयोग किया और इससे फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए नए शब्द ईजाद किए। उसने किसी भी हिंसात्मक शब्दों का यूज नहीं किया। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया, जबकि उनका काम ही हत्या और मौत देना था। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार अंतिम समाधान कहते थे। वो लोग सामूहिक हत्याओं को अंतिम समाधान कहते थे यहूदियों के संदर्भ में, क्योंकि यहूदियों को वो लोग सामूहिक हत्या कर देते थे। गैस चैम्बर में बंद करके जहरीली गैस छोड़ देते थे और एक एक बार में हजारों हजार यहूदियों को मार देते थे। तो इस चीज़ को उन लोगों ने मौत कभी नहीं कहा, इसको अंतिम समाधान कहा। तो इस तरह से उनकी जो सच्चाई है वो जनता के बीच पहुंचने में काफ़ी समय लगी और वो जल्दी पहुंची नहीं। यूथनेजिया कहा विकलांगों के लिए, जबकि यूथनेजिया में वो लोग अपने रास्ते के कांटों को लोग हटाते जा रहे थे, यहूदियों का सफाया करते जा रहे थे। चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया, मतलब यहूदियों की मौत के लिए उन्होंने चयन और संक्रमण मुक्ति कहा। उनको अपने देश से हटाने का जो उनका चलन था, उनको मौत देना, तो इसको उन लोगों ने कभी भी मौत या हत्या नहीं कहा। इवैक्यूएशन मतलब खाली करना, इसका आशय था लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना। अब बताइए, गैस चैम्बर में ले जाते थे, उसमें ले जा करके मार देते थे और बाहर क्या कहते थे कि इन लोगों से देश को खाली कराया जा रहा है, मतलब कहीं दूसरे जगह भेजा जा रहा है। जबकि वास्तविकता ये था कि वो लोग यहूदियों को ले जाकर गैस चैम्बर में भरकर उनको सामूहिक रूप से मार देते थे और फिर नीचे ज़मीन में दफन करवा देते थे। गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था और वो जो चैम्बर था उसको संक्रमण मुक्ति, मतलब यहूदियों को लोग संक्रमण समझते थे और संक्रमण मुक्ति क्षेत्र के कहते थे। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि वास्तव में वो बाथरूम है, कोई सामूहिक बाथरूम बनाया गया है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। वो एक गैस चैम्बर था जिसमें जहरीली गैस छोड़ी जाती थी और लोगों को मारा जाता था। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की खास छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, मतलब उनको कार्टून बनाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। अवांछित वो लोग यहूदियों को कहते थे कि इनकी देश में ज़रूरत नहीं है, ये अवांछित हैं, इन्हें हटाना ही हमारा मकसद है। अब नेक्स्ट है नाज़ीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी। आम लोग जो थे वो नाज़ीवाद को किस प्रकार देखते थे। तो बहुत सारे लोग नाज़ी शब्दाडंबर, मतलब ये शब्दों का जो आडंबर था कि उन्होंने अलग अलग नए नए जो नाम रख लिए थे और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए थे। एक्चुअली मीडिया का पूरा प्रभाव वहाँ की जनता पर पड़ा था और वे दुनिया को नाज़ी नज़रों से देखने लगे थे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावलियों में ही व्यक्त करने लगे। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया। जिन लोगों ने भी नाज़ीवाद के विचारों को जाना और उनके द्वारा किए गए कृत्यों को जाना, उन लोगों ने नाज़ीवाद का विरोध किया। हालांकि अधिकांश लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर समझते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर वो विरोध करेंगे तो सरकार हमारे खिलाफ हो जाएगी और हमें भी कड़ी सजाएं भोगनी पड़ेंगी, हो सकता है कि हमारी मौत भी हो जाए। तो इन सब के डर से आम लोगों ने भी आम लोगों के बहुसंख्य जनता ने इससे आंख फेर लेने में ही अपनी भलाई समझी।
अब नेक्स्ट है महाध्वंस। महाध्वंस का मतलब महाविनाश भी होता है। तो इन्हीं सामूहिक कत्लेआमों को महाध्वंस, होलोकास्ट भी कहा जाता है। जो कुछ हुआ उसकी गवाही घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों के लिखे दस्तावेजों आदि में स्पष्ट देखी जा सकती थी। हिटलर ने एक कैंप बनाया था, यातना कैंप, और उसमें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। तो उसमें कुछ लोग रहते थे, तो उन लोगों ने कुछ लिखा, कुछ दस्तावेजें बनाई, कुछ डायरियां बनाई। उनमें से बहुतों ने डायरियां लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेजों के संग्रह किए। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य, वृत्ति चित्रों, गीतों, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि हैं जिन्होंने इन कठिन दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी है जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। वास्तविकता ये है कि उस समय के जब नाजियों के आप यातना कैंपों को देखिएगा और उसके बारे में जानिएगा तो आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई इंसान एक इंसान के लिए इतना हद तक इतना बुरा कैसे सोच सकता है, जितना बुरा कि वो लोग यातना देते थे। तो इस तरह से वो लोग बहुत जुर्म ढाते थे और उनके डर से वहाँ की जनता भी कुछ नहीं बोल पाती थी। तो बच्चों, इसके साथ ही कुछ प्रश्न भी हैं, उन प्रश्नों को देख लीजिए। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं और चारों प्रश्न के उत्तर हम लोग एक एक कर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, हिटलर ने नात्सी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में किस प्रकार आकर्षक बनाया? चूँकि उसे जनता का सहयोग भी लेना था, जनता के बीच अपने विचारों को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाना था, इसलिए उन लोगों ने कुछ शब्दाडंबर का प्रयोग किया। जैसे हिटलर ने नात्सी विश्व दृष्टिकोण को आकर्षक बनाने के लिए मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। उसने कभी भी हत्या या मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। हत्याओं को विशेषकर अंतिम समाधान, यूथनीसिया, इवैल्यूएशन आदि शब्दों से संबोधित किया, और नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्म, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों आदि का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है महाध्वंस का अर्थ। महाध्वंस का अर्थ नाजियों के लिए और यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था? इसका उत्तर है महाध्वंस का अर्थ नाजियों के लिए अवांछितों से छुटकारा था। मतलब कि जो उनके देश में अवांछित थे उनको यहाँ से चले जाएं, उनसे छुटकारा हो जाए, वो महाध्वंस को इस अर्थ में लेते थे। जबकि हाँ, जिसे होलोकास्ट भी कहा जाता था। और यहूदियों के लिए यह एक यातना थी, उनके लिए एक त्रासदी थी, एक सामूहिक मौत की फरमान थी। और उसके बाद प्रश्न 3 है, नात्सीवाद के प्रचार को आम लोगों ने किस प्रकार लिया था? इसका उत्तर है कुछ लोगों ने नात्सीवाद को अच्छा समझा और उस प्रचार के शिकार हो गए। उन्हें विश्वास था कि नाजीवाद ही उनके देश के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। देखिए, नात्सीवाद नाजीवाद एक ही शब्द है, इसको आप एक मानेंगे। जबकि कुछ लोगों ने नाजीवाद का खुलकर विरोध किया। कुछ ऐसे भी लोग हुए जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे और नाजीवाद का विरोध नहीं किया। और चौथा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप जर्मनी के किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते। ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे? इस बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। तो चलिए एक अनुच्छेद देखते हैं हम। इसका उत्तर है, आप अपने पिता से कह रहे हैं कि आज हमारे स्कूल में कुछ यहूदी मित्रों से मेरी बात हुई। वह काफ़ी उदास हैं क्योंकि उनके घर में बातें हो रही थी कि जर्मन सरकार उनको देश से निकालने वाली है। अगर वह देश से नहीं गए तो उनको मौत की सज़ा दे दी जाएगी। लोग कहते हैं कि यहूदी हमारे दुश्मन हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो भी हमारे दोस्त यहूदी हैं और विद्यालयों में पढ़ने आते हैं उनमें मुझे ऐसी कोई कमी नहीं दिखती। वह हमारे दोस्त नहीं बन सके, वह भी इंसान हैं, अपने धर्म के अनुसार अपनी ज़िंदगी जीते हैं। सरकार का न्याय अब सहने लायक नहीं है। इस तरह से अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ किसी भी सरकार को ऐसा निर्णय लेने का कोई हक नहीं है। हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और सरकार को रोकना होगा। वह इस तरह का कार्य नहीं करें, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को बहुत नज़दीक से जानता हूँ। वह कहीं से भी गलत नहीं हैं। हाँ, वह अलग धर्म के हैं, तो क्या अलग धर्म के होने से कोई दुश्मन हो जाता है? यह उचित नहीं है। हमें सरकार को चिट्ठी लिखनी चाहिए, विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और उसको यह गलत कदम उठाने से रोकना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में।